महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम और आम मराठियों का इसके प्रति उदासीनता। सनातनी हिंदुओं का अपने नायकों के प्रति इसी उदासीनता ने फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसवा गोटियार को झकझोर कर रख दिया। अपने गौरवशाली इतिहास से अनजान और उदासीन भारतीयों को जगाने के लिए फ्रांसवा ने पुणे के बाहरी इलाके में 17 पैवेलियन के साथ भारत के इतिहास की एक शानदार झांकी निकाली है। इन 17 पैवेलियनों में शिवाजी महाराज की शौर्य और उनके काल में मुगलों का अत्याचार, औरंगजेब का अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह पर अत्याचार और कांग्रेस काल में कश्मीर में हिंदुओं पर हुए नरसंहार की झांकी निकाली गई है। फ्रांसवा गोटियार मानते हैं कि भारत के पास शिवाजी से बड़ा कोई नायक नहीं। वो तो यहां तक कहते हैं कि फ्रांस के नायक नेपोलियन से भी बड़े नायक रहे शिवाजी महाराज। लेकिन भारतीयों का अपने नायक के प्रति इसी उदासीनता ने उसे गलत इतिहास पढ़ने और समझने को मजबूर कर दिया। अब फ्रांसवा इस म्यूजियम के माध्यम से भारत की युवा पीढ़ी को जगाना चाहते हैं, उन्हें उसका इतिहास से अवगत कराना चाहते हैं। So this is the second building I erected. I'm a Frenchman. All French people are educated in the glory of Napoleon. So Napoleon is a great hero for us. I was born actually next to Napoleon's tomb in Paris. My parents lived there for a long time. So when I came to India, I realized that Napoleon of India was Shivaji Maharaj. That with a few hundred men and only his wit, his courage and his intelligence, he was able to hold at bay the most powerful army in the world than that of Aurangzeb. So this is the first exhibition on Shivaji Maharaj. I'm a disciple of Sri Aurobindo, and Sri Aurobindo considered Shivaji Maharaj as a vibhuti because of Shivaji Maharaj, Indian culture from Bombay till Kanyakumari is better preserved. And as a journalist, I travel a lot between Delhi and Pondicherry. These are two different cultures, two different atmospheres, and definitely the South is a better preserved culture. So this is an exhibition on Shivaji Maharaj. It is done research by a professor of Indian history called Professor B.S. Bhatnagar from the Rajasthan University. Each painting is been researched and is done by miniature painters in Jaipur. So you can see that each painting is signed and dated. So each painting is original based on the historical facts, and each painting is a miniature painting done in the style of that time. So this is a unique exhibition. I don't think there are many like this in India, and this is my second building. नमस्कार। अभी हम हैं उत्तरी पूना में, महाराष्ट्र के पूना में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय व भारतीय इतिहास। इंटरेस्टिंग ये है कि इस संग्रहालय की योजना, इस संग्रहालय को बनाने में भारतीय का नहीं, एक फ्रांसवा गोटियार की भूमिका है। और उन्होंने इस संग्रहालय को इसलिए बनाया ताकि भारतवासी अपने इतिहास को समझ सकें, अपने इतिहास पे गौरव कर सकें। शिवाजी भारत के लिए सबसे बड़े गौरव की बात क्यों है? क्यों लोग मुगलों के वंशजों को एक से एक जानते हैं, लेकिन शिवाजी के पुत्र कौन थे, शिवाजी के पिता कौन थे, ये भारत के बच्चों को नहीं पता। इसकी पीड़ा आम भारतीयों को हुई या नहीं, फ्रांसवा गोटियार को जरूर हुई। इसीलिए वो भारत में बसे और इस संग्रहालय का निर्माण किया। हमारे साथ प्रद्युमन तिवारी जी हैं, प्रद्युमन जी पंडित जी हैं। प्रणाम पंडित जी। और इन्हें ये जिम्मेदारी फ्रांसवा ने सौंपा है कि एक ब्राह्मण का, एक सनातनी विद्वान ब्राह्मण का होना क्यों इस मंदिर के लिए ज़रूरी है। और हम धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे प्रद्युमन जी के माध्यम से भी।
भारत के इतिहास को किस रूप में झूठ और फरेब के साथ गढ़ा गया, इसकी पीड़ा आम भारतीयों को नहीं हुई, एक फ्रांसीसी को हुई। और उसके बाद उसने तय किया कि भारत के बच्चे, आम भारतीय ये समझ सकें एक संग्रहालय के माध्यम से कि भारत के लिए, एक भारत की एकजुटता के लिए शिवाजी महाराज किस तरह से अपने आप को न्योछावर किया, शिवाजी का इतिहास क्या है उसे समझाने की कोशिश की। ये इसलिए बनाया गया ताकि भारत के बच्चे इस संग्रहालय में आएं, शिवाजी के इतिहास को समझ सकें, वो समझ सकें कि किस तरह से उत्तर में जो मुगलों का साम्राज्य था उसे दक्षिण की तरफ बढ़ने से शिवाजी ने कैसे रोका। ना सिर्फ शिवाजी ने अपने, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर चीज़ के मास्टर थे, वो छल और बल के मास्टर थे। इस संग्रहालय के माध्यम से और पंडित प्रद्युम्न तिवारी जी के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस संग्रहालय के मायने क्या हैं। संग्रहालय की शुरुआत एक मंदिर से है। मंदिर में शिवाजी हैं और शिवाजी के साथ कौन है? भवानी माता। ये इसका कंसेप्ट क्या है? भवानी माता जो है वो शिवाजी महाराज की कुल देवी हैं और शिवाजी महाराज भवानी माता के बहुत ज़्यादा भक्त थे। थोड़ा जोर से बोलिए। और ये भवानी माता शिवाजी महाराज की कुल देवी हैं और शिवाजी महाराज भवानी माता के बहुत ज़्यादा भक्त थे। शायस्ता खां के यहाँ पर शिवाजी महाराज को युद्ध करने के लिए जाना था, क्योंकि शिवाजी महाराज बहुत बड़े राजा नहीं थे, वो एक छोटी सी डायनेस्टी के राजा थे। तो उनको डर था कि कहीं हम शायस्ता खां के यहाँ जाएं और वो हमको हरा ना दे या फिर हमको बंदी ना बना ले, तो इसलिए डर था। तो वो भवानी माता के पास में गए कि हमको शायस्ता खां के यहाँ युद्ध करने के लिए जाना है, तो आप हमें आशीर्वाद दें। तो आशीर्वाद के रूप में भवानी माता ने वो तलवार उनको दी कि ये तलवार ये हमारे रूप में आपके साथ है, तो आप जाकर के निर्भीक होकर के युद्ध करिए। और तब वहाँ पर शिवाजी महाराज गए शायस्ता खां के यहाँ, और किस तरह से वो बारात में छिप करके, एक बारात जा रही थी, उस बारात में छिप करके और शायस्ता खां के बेडरूम में चले गए और बेडरूम में जाकर के उसको वहाँ पर पकड़ा और पकड़ करके फिर वो भाग गया, लेकिन उसका अंगूठा वहाँ पर कट गया। इस तरह से शिवाजी महाराज ने ये तलवार की जो है वो कथा है। ये कथा शिवाजी महाराज की, चूँकि इतिहास में इस रूप में पढ़ाया और बहुत कुछ छुपाया गया है, इस म्यूजियम के माध्यम से फ्रांसवा गोटियार ने एक प्रयास किया है कि भारत को शिवाजी के शौर्य को समझाया जा सके। तो हम समझते हैं कि इस म्यूजियम में क्या कुछ है जिसे देखने की ज़रूरत है। ये भवानी माता मंदिर जो है, ये बनाने का उद्देश्य जो है वो शिवाजी महाराज से ही आता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य होगा या नहीं होगा, इसको कोई संदेह नहीं रखना चाहिए इसमें, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ श्रीयंची इच्छा, श्रीयंची इच्छा मतलब श्री देवी की या फिर श्री जगन्नाथ की ही इच्छा जो है वो मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। तो वही यहाँ पर उद्देश्य भी लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत मरा नहीं है, बस उसको दोबारा से लोगों को बताने की आवश्यकता है। और वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं पुराने राजाओं का या फिर पुराने जो हमारे बड़े जो धार्मिक लोग हुए हैं उन्हीं का खून हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर वो खून है, तो हमें बस थोड़ा यदि ऊर्जावान बना दिया जाए, थोड़ा सा यदि उछाल दिया जाए, तो तुरंत हमारे अंदर वो ज्वाला प्रकट हो सकती है। वही मंदिर को बनाने का उद्देश्य है। फ्रांसवा कहते हैं कि कश्मीर में बतौर पत्रकार 90 के दशक में जब वो काम कर रहे थे, उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं का जीनोसाइड देखा और उस जीनोसाइड के बाद भी भारत सरकार का अपने ही नागरिकों के ऊपर हुए अत्याचार के प्रति उदासीनता ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। So this is my first exhibition on the Kashmiri Pandits. As I said, I covered Kashmir as a young journalist, and I was shocked to see that in the valley of Kashmir, people are very ignorant about Kashmir. They don't know that Ladakh is
Buddhist majority, they all worshippers of the Dalai Lama. Then you have Jammu, which has a Hindu majority, and the Valley of Kashmir has a Muslim majority. But there were still, in 1900, about 1 million Hindus who lived there, peacefully with their brothers and sisters. And when I started going to Kashmir in the late 80s, the Kashmir Hindus, I met many of them, they would go to the marriages of their Muslims neighbors, they would go even to some of the mosques, some of the dargahs. But Benazir Bhutto, whom I interviewed twice in Lahore and Rawalpindi, gave a cry of Azad Kashmir. Kashmir must be free. Then the next Friday, all the mosques told the Hindus, you either convert or die. So 350,000 Hindus, I was there, I witnessed. They fled, they left everything behind, their home, their lands, their properties, and became refugees in their own country. So that day, I decided that I was very touched, actually. It's something that profoundly touched me, and I decided I would do an exhibition on the plight, the ethnic cleansing of the Kashmiri Hindus. It is sad that today, I know that it's an unhappy situation, but it is sad that today the Muslims of the Valley of Kashmir portray themselves as martyrs, are people whose human rights are trampled upon. Because I was there when they started the war in the name of Islam and said to the Hindus, you either convert or leave. That's something that shook me, not only shook me, but my books, my studying in history, my building this museum is all because of what I saw in the Valley of Kashmir. I never forgot. नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम में पिछले 3 सालों से भवानी माता मंदिर में पूजा पाठ कर रहा हूँ। और ये जो म्यूज़ियम है ये विशेषतः छत्रपति शिवाजी महाराज के क्रांतिकारी गाथाएं हैं, उन्हीं पर ये आधारित है। और यहाँ पर पूरी इंडियन हिस्ट्री, जो भी अपने इंडिया में जो कुछ भी हुआ है पिछले समय में राजाओं के द्वारा, उन सब के विषय में यहाँ पर बताया गया है। और ये जो म्यूज़ियम है ये विशेषतः दलाई लामा और श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा प्रेरित करने पर फ्रांसवा गौटियर जी के द्वारा बनवाया हुआ है। ये म्यूज़ियम 2010 से लगातार कार्य कर रहा है। और ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पर सबसे पहले मंदिर, भवानी माता मंदिर स्थापित किया गया था। उसके बाद में ये बहुत सारे हॉल बने। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज हॉल, उसके बाद औरंगज़ेब, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर, फिर महाराणा प्रताप, इस तरह से रानी चेन्नम्मा और कश्मीर हॉल, इस तरह के यहाँ पर हॉल बने हुए हैं। और यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 100 से 200 स्टूडेंट आसपास के कॉलेज से आते रहते हैं और सभी को यहाँ का बहुत लाभ मिल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम जो कि इंडियन हिस्ट्री पर आधारित है और ये म्यूज़ियम 2010 से ही लगातार काम कर रहा है। इस म्यूज़ियम में सबसे पहले तो ये भवानी माता मंदिर में आप देखेंगे तो प्रदर्शनी हॉल लगा हुआ है। प्रदर्शनी में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी माता से तलवार ले रहे हैं प्रसाद में। ये उसी समय की बात है जब शायस्ता खां के यहाँ पर युद्ध करने के लिए जाना था छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो शिवाजी महाराज के मन में ऐसा भय था कहीं ना कहीं कि हमारी सेना बहुत छोटी है और शायस्ता खां बहुत बड़ा राजा है, तो वहाँ पर जाकर के हम किस तरह से इससे लड़ाई करेंगे, कहीं हार ना जाएं, इसका डर था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी माता से प्रार्थना करी और भवानी माता ने उनको वो तलवार भेंट स्वरूप में दी। उसी प्रदर्शनी का जब आप फर्स्ट हॉल में, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे जीवन के विषय में बताया गया है, वहाँ पर जाकर के जब आप देखेंगे तो यही सेम कथा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर शायस्ता खां के बेडरूम में छत्रपति शिवाजी महाराज बारात में छिप करके और वहाँ पर उसके बेडरूम में चले गए और वहाँ पर जाकर के उसको पकड़ लिया। खैर वो मरा नहीं, लेकिन फिर भी उसका अंगूठा वहाँ पर कट गया। उसी के बाद से छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में ऐसा अंदर से एक प्रेरणा आ गई थी कि हाँ, हम मुग़लों से लड़ सकते हैं। इसी म्यूज़ियम में जब आप आगे जाएंगे तो औरंगज़ेब के विषय में बताया गया है। औरंगज़ेब ने किस तरह से जजिया कर लगाया हिंदुओं के ऊपर और किस तरह से उनको ऑफ़र दिया कि या तो फिर तुम हमारा धर्म स्वीकार करो और या तो फिर तुम जजिया कर दो। इस तरह की बातें हुई। और उसी में औरंगज़ेब ने किस तरह से संभाजी महाराज को धोखे से मारा, उसके विषय में भी वहाँ पर बताया गया है। संभाजी महाराज का जो वध हुआ था
वो यहीं पर पास में एक जगह है, वहाँ पर हुआ था और उसके विषय में वहाँ बताया गया है। आगे जाएंगे तो महाराणा प्रताप का हॉल है। महाराणा प्रताप ने किस तरह से हमारे धर्म के लिए या फिर अपने खुद के छोटे से एक डायनेस्टी को बचाने के लिए किस तरह से इतने बड़े डायनेस्टी के राजा जो अकबर था उससे लड़ गए, वो एक प्रकार से मिट्टी के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है। हमारा मिट्टी के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। हमारा जन्म यदि उत्तर प्रदेश में हुआ है तो हमारा उत्तर प्रदेश से कितना प्रेम होना चाहिए। हमारा जन्म यदि राजस्थान में हुआ है तो कैसा प्रेम होना चाहिए। हमारा जन्म यदि महाराष्ट्र में हुआ है तो कैसा प्रेम होना चाहिए। वो मिट्टी से प्रेम जो है वो महाराणा प्रताप की कथा दिखाती है कि महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी डायनेस्टी को बचाने के लिए अकबर जैसे राजा को इतनी बड़ी डायनेस्टी को भी नष्ट करने की ठान ली थी और कहीं ना कहीं उनको बहुत दूर तक खदेड़ भी दिया था। बाद में मान सिंह से जो युद्ध हुआ उसके विषय में भी यहाँ पर बताया गया है। उसके आगे जाएंगे तो अहिल्याबाई होलकर के विषय में बताया गया। अहिल्याबाई होलकर जो हैं उन्होंने अपने दहेज के पैसे से, जो उनको दहेज में पैसा मिला था, उसी पैसे से उन्होंने जो भारत के मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार कराया था। जहाँ से हम आते हैं बनारस से, बनारस में भी काशी विश्वनाथ का मंदिर है और कथा है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर जहाँ पर था वहाँ पर वो नहीं बना, वहाँ पर वो मस्जिद खड़ी हो गई, ज्ञानवापी मस्जिद, और उसके बगल में ही अहिल्याबाई होलकर ने, जिससे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना करना पड़े उसके लिए उन्होंने वहाँ पर वो मंदिर बना दिया। और ऐसे बनारस में ही करीब 80 मंदिर हैं जिनको अहिल्याबाई होलकर ने अपने पैसे से बनाया है। बनारस में एक रानी घाट है, रानी घाट को भी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनाया था। इस तरह से अहिल्याबाई होलकर के विषय में बताया गया। बाद में रानी चेन्नम्मा के विषय में बताया गया। रानी चेन्नम्मा तमिलनाडु की रानी थी, उनके विषय में ज़्यादा बात नहीं होती, हम इधर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा जानते नहीं हैं, और बल्कि साउथ इंडिया में भी उनके विषय में उतनी बात नहीं होती, क्योंकि वर्तमान में जो सेक्युलरिज्म का वो चल रहा है उसके कारण से हमारे जो पुराने योद्धा थे या फिर जो हमारे पुराने प्रेरणा स्रोत थे उन लोगों को हम भूल गए हैं। तो रानी चेन्नम्मा के विषय में भी यहाँ पर बताया गया ताकि हमारे जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं उनको यहाँ पर पूरी जानकारी मिले। और यहाँ पर आगे दारा सुकोह के विषय में भी बताया गया। दारा सुकोह ने किस तरह से हमारे उपनिषद, वेद और जो पुराने हमारे पुराण हैं इन सभी को उर्दू में और अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अरबी में, तीनों भाषाओं में किस तरह से उसने ट्रांसलेट करवाया। खैर बाद में दारा सुकोह का ही एक भाई था जो कि औरंगजेब, उसने उसी का सिर काट करके अपने पिताजी को भेंट कर दिया। इस तरह से हुआ क्योंकि उसको वहाँ पर उन्होंने काफिर सिद्ध कर दिया था कि ये पुराने जो हिंदू धर्म है उनके ग्रंथों में विश्वास रख रहा है तो ये काफिर है। इस तरह उस विषय में भी यहाँ पर बताया गया है। उसके आगे आप जाएंगे तो कश्मीर हॉल के विषय में भी यहाँ पर बताया गया। कश्मीर में किस तरह से जेनोसाइड हुआ, और बहुत दूर की बात नहीं, अभी 30 साल पहले की बात है। कुछ जो 40-50 साल के लोग उन्होंने देखा होगा अपनी आंखों से किस तरह से वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, किस तरह से वहाँ पर 20% लोगों ने मात्र 80% लोगों को मार डाला। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद में आएंगे तो षोडश संस्कार, जो कि हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सनातन धर्म में किस तरह से जन्म से लेकर के मरण तक क्या क्या संस्कार होते हैं। बच्चा जब पेट में आएगा तो गर्भाधान संस्कार, उसके बाद जब वो 3 महीने का हो जाएगा तो पुंसवन संस्कार, उसके बाद जब वो 6 महीने का हो जाएगा तो चूड़ाकर्म संस्कार, उसके बाद में जब उसका जन्म हो जाएगा तो जन्म होने के बाद में जन्म संस्कार, फिर कर्णछेदन संस्कार। ये इस तरह से 16 संस्कार, जो 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के, उन सभी के विषय में यहाँ पर बताया गया है। और उसी हॉल में जहाँ पर 16 संस्कार के विषय में बताया गया है वहीं पर एक हवन कुंड भी है जहाँ पर हम हर पूर्णिमा को हवन करते हैं। और यहाँ पर जो हवन होता है वो चंदन की लकड़ी से होता है, क्योंकि हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर बता दें कि ये जो म्यूजियम है यहाँ पर जहाँ भी आप जाएंगे सभी जगह पर चंदन के वृक्ष जो हैं, लाल चंदन, वो अपने आप उगते हैं। और यहाँ पर कभी भी चंदन के पेड़ में पानी की देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ गर्मी के टाइम में पानी थोड़ा कम होता है, तो पानी कम होने पर यहाँ पानी नहीं भी दें तो भी चंदन का वृक्ष हरा रहता है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो भूमि है ये चंदन के लिए ही है, और हमारे लिए भूमि बहुत ज़रूरी है। ये जो भूमि है ये संत तुकाराम महाराज की भूमि है। यहीं पर पुणे में देहू गांव में संत तुकाराम महाराज का जन्म हुआ था और संत तुकाराम महाराज की ही ये भूमि है।
तो हमें लगता है कि संत तुकाराम महाराज के जो भजन का प्रताप था, उसी प्रताप के कारण यहाँ पर चंदन के वृक्ष उग रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो भजन का प्रताप है वो चंदन की सुगंध के साथ में यहाँ पर मिश्रित हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सीताफल पुराने समय में ऐसा कहा जाता है, हमारे गांव में एक कथा है कि राम और सीता जब अशोक वाटिका में वहाँ पर सीता माता रहती थी तो वहाँ पर कोई और फल नहीं था, ये फल था, तो इसी फल को खाती थी और ये सीताफल यहाँ पर अपने आप उगता है। आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ भी चंदन का वृक्ष है उसके पास में सीताफल अपने आप उग जाता है और ये यहाँ की विशेषता है। आगे और जाएंगे आप तो यहाँ पर बुद्धिज़्म के विषय में भी बताया गया है और उसके आगे भी आप जाएंगे तो यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, इस तरह की जो भी हमारी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने महिला होते हुए भी पुराने समय में जिस तरह की महिलाओं को कठिनाई थी वो सब होते हुए भी उन्होंने हमारे धर्म के लिए लड़ाई की, ऐसा सब यहाँ पर बताया गया है। और ये जो म्यूजियम है ये फ्रैंकोइस गोटियार जो कि फ्रांसिस पर्सन हैं और फ्रांसीसी पत्रकार हैं, उन्होंने ये बनाया हुआ है। उनकी पत्नी जो हैं वो नम्रता गोटियार जो कि भारत में पंजाब की रहने वाली हैं, उन्होंने साथ में मिलकर के इसको श्री श्री रविशंकर और दलाई लामा जी और साथ में श्री अरविंदो के प्रेरणा स्रोत बन करके और यहाँ पर ये किया है। नमस्कार। मेरा नाम सूर्य चंद्र प्रसाद है। मेरा बचपन में मुझे शॉर्ट लेने हुआ था, गाँव छोटे गाँव में रहता था, लेकिन 12 साल की उम्र में मैं मॉरिशस गया था। वहाँ से भी मॉरिशस इंडिया आया था पढ़ाई करने और मैं इंजीनियर हुआ था बीच फिलांस में, और फिर वापस मॉरिशस गया और वहाँ मैंने 15 साल बाद काम किया। उसके बाद अफ्रीकन डेवलपमेंट में काम किया 15 साल में, और 20 साल से मैं हिंदुज़म पे काम कर रहा हूँ, इसलिए कि हिंदू लोग सो रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ हो रही है मैंने देखा कि हमारे कल्चर जो हिंदुज़म किताबें नहीं पढ़ते, हमें बच्चों को सिखाते नहीं है हिंदुज़म क्या है, तो इसलिए काफ़ी कन्वर्जन बहुत आ रहा है। तो मॉरिशस में भी वहाँ भी मेजॉरिटी हिंदू है, ये ज़माने में करीब। तो 20 साल में मैं क्या करूँ तब पता लगा फ्रांसवा गुची ने कई किताब लिखी है, तो मैंने उसका टीचर में गया था मिलने के लिए। तब से मैं उसका फैन हो गया हूँ। और मेरे एक फ्रेंड थे मॉरिशस में, डॉक्टर गणेशी हंसाबेन गणेशी, सो ही हैज़ लेफ्ट फंड्स फॉर डूइंग एक्टिविटीज़ अराउंड हिंदुज़म, तो उसके लिए मैंने 1 मिलियन लास्ट ईयर दिया था और इसका इनॉग्रेशन हो रहा है आज। और जो काम फ्रांसवा कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपने देखा होगा थोड़ा, एंड वी शुड भी हमारा सपोर्ट देना चाहिए। उसके लिए जो लाइफ मैंने पढ़ी है तो 19 साल का था, तब बाई रोड से आया था भारत में, और वो पुडुचेरी में रहा था कई साल, और वहाँ मदर थी, वहाँ से उसको हिंदुज़म की नॉलेज हुई। और वो जर्नलिस्ट था, फ्रेंच न्यूज़पेपर काफ़ी लिखता रहता था, और उसने कश्मीर में जब हुआ था 99 में वो वहीं था, उसने अपनी आँख से देखा क्या हुआ था। तो एक सवाल उसने पूछा कि 20% ने 80% को मारा, जो ये इंसिडेंट कहीं और होता तो ये 20% नहीं बचती, एक भी नहीं बचता, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हिंदू लोगों ने कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तब उसे पता लगा क्या हिंदुज़म में क्या है, तो उसने काफ़ी किताबें लिखी उसके बाद, और उसने एक किताब जो काफ़ी पॉपुलर हुई है 50 हिंदुओं के दुश्मन, उसने पूरे नाम लिखे 5 साल पहले, अभी नहीं 5 साल पहले, और अभी तक किसी ने भी डिफेमेशन का केस नहीं किया। इसका मतलब जो लिखा है वो सच है, और नम्रता उसको सपोर्ट दे रही है, और मैं भी फ्रांसवा को सपोर्ट दे रहा हूँ, एंड आई विल कंटिन्यू गिव सपोर्ट टू फ्रांसवा बिकॉज ही इज फाइटिंग फॉर हिंदुज़म। थैंक यू।
ये तस्वीर जो है डॉक्टर हंसाबेन गणेशी की है और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। दोनों चल बसे हैं, लेकिन उन्होंने जो पैसे उनके जो थे तो मंदिरों के लिए या धर्म के एक्टिविटीज़ के लिए दिए हैं। तो ये जो हॉल है ना, उन्होंने 10 लाख रुपया दिया है ये हॉल बनाने के लिए। और मॉरिशस में भी उन्होंने करीब 25 मिलियन मॉरिशन रुपीज़ दिए हैं कैंसर हॉस्पिटल के लिए। फ्रांसवा गोटियार का सनातन के प्रति प्रेम, भारत के प्रति उनकी अथाह आस्था ने उन्हें भारतीय बना दिया। फिर वो पंजाब की एक लड़की नम्रता से उन्हें प्रेम हुआ और फिर वो यहीं के होकर रह गए। गोटियार की भारतीय पत्नी बताती हैं कि सनातन के प्रति असली प्रेम उनके अंदर फ्रांसवा ने ही जगाया है। आज फ्रांसवा गोटियार अपनी पत्नी के साथ दिन रात एक करके भारत को जगाने में लगे हुए हैं, भारत को उसके असली इतिहास से अवगत कराने में लगे हुए हैं। वे बार बार कहते हैं कि नेपोलियन फ्रांस का नायक है, लेकिन शिवाजी उससे भी बड़े नायक। लेकिन भारतीयों को सही मायने में उसका असली इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। वे बार बार कहते हैं कि मुगलों के अत्याचार को छुपाया गया, इसीलिए सनातनियों और भारतीयों को मुगलों का यह अत्याचार देखना जरूरी था। इसीलिए पुणे के अंदर यह 17 पेविलियन का शानदार म्यूजियम तैयार किया गया, ताकि भारतीय इस म्यूजियम के माध्यम से ही भारत का इतिहास समझ और जान सकें। सचमुच चौंकाने वाला है एक फ्रांसीसी पत्रकार का सनातन और भारत के प्रति ऐसा प्रेम। शिवाजी के शौर्य और शिवाजी के इतिहास को समझने की क्यों जरूरत है, क्यों इस म्यूजियम में आकर के भारत के बच्चों को जानने की जरूरत है, वो इस कथन में समझने की जरूरत है। शिवाजी महाराज भगवान शिव द्वारा भारत को मदद करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से भेजी गई विभूति थे। शिवाजी महाराज के बलिदान की वजह से बाकी जगहों के मुकाबले भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिकता की रक्षा पुणे से कन्याकुमारी तक ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकी। हमेशा उनको धन्यवाद देना चाहिए। ये मैसेज अपने आप में बहुत बड़ा है कि उत्तर भारत में क्यों मुगलों का साम्राज्य रहा और दक्षिण में मुगल क्यों नहीं बढ़ पाए। क्यों ये छलावा इतिहास के साथ हुआ कि मुगलों ने पूरे भारत पर सत्ता काबिज उनकी रही। क्यों आज भी एक वर्ग ये कहता है कि हमने पूरे भारत पर इतने सालों तक शासन किया, जबकि भारत के कुछ उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर अत्याचारी मुगलों की सरकार थी, सल्तनत थी उनकी। शिवाजी के कारण मुगल दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ पाए, इसीलिए दक्षिण भारत का इतिहास ज़्यादा बनिस्बत उत्तर के सुरक्षित रह पाया। आज भी जो मंदिरों का सौंदर्य है जो दक्षिण में है, वो भारतीय स्थापत्य कला का जो बेहतरीन उदाहरण है, वो आप जो दक्षिण में देख पाते हैं उत्तर में नहीं देख पाते, इसलिए कि मुगलों के अत्याचार से उसे ध्वस्त किया गया। इसीलिए शिवाजी को पढ़ने और समझने की जरूरत है, इसीलिए शिवाजी के शौर्य को समझने की जरूरत है। क्यों हमारे छलावे इतिहासकारों ने, इन वामपंथी इतिहासकारों ने क्यों शिवाजी के इतिहास को ध्वस्त कर दिया। हम ये जान ही नहीं पाए कि भारत के जो शौर्य पुरुष थे उनकी गाथा क्या है, उनका बलिदान क्या है, उनकी पीढ़ियों का क्या योगदान है। हमें बस अकबर, बाबर, हुमायूं के पीढ़ियों को रगड़ रगड़ के रटाया गया, पढ़ाया गया, ताकि हम शिवाजी के शौर्य को समझ ना सकें, हम भारत के इतिहास को जान ना सकें। एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने इसीलिए शुरू किया है इस एक छोटे स्तर पर एक संग्रहालय को, ताकि भारत के बच्चे भारत के इतिहास को समझ सकें। आम आदमी के सहयोग से इस संग्रहालय में अंशदान दिया जाता है, ताकि भारत के बच्चे, भारत के भविष्य अपने इतिहास पर गर्व कर सकें। इसे दुखद कहिए या सुखद, इस समझने की बीड़ा एक फ्रांसीसी युवक ने उठाई और अपनी भारतीय पत्नी के साथ हिंदुत्व जगाने की जिम्मेदारी लेकर वो भारत को समझाने, भारत को समझने का प्रयास कर रहा है।